कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम एक नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं, पाठ संख्या 5, जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणा। यह पाठ आपके लिए नया होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने कक्षा 5 तक अंकगणित में संख्याओं पर आधारित समस्याओं को ही हल किया था। और बीजगणित में हम संख्याओं के साथ साथ अक्षर संख्याओं का भी उपयोग करते हैं। बीजगणित वस्तुतः अंकगणित का ही एक व्यापक रूप है। इसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर संख्याओं का भी उपयोग किया जाता है। अक्षर संख्याओं के उपयोग होने से हम सूत्रों को व्यापक रूप में लिख सकते हैं। अज्ञात राशियों को हम किसी अक्षर संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस बीजगणित की से संबंधित अक्षर संख्याओं को हम संख्याओं के स्थान पर कैसे प्रयुक्त करते हैं, हम इस अभ्यास के माध्यम से समझेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 आपके सामने है। तो 5.1 का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है। एक शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। एक कक्ष स्कूल में शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो, कि एक कक्षा में पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या x है, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। अब प्रश्न में बताया गया है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं और कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या x है, तो हमको बताना है शिक्षक ने शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें दी। अगर कक्षा में एक विद्यार्थी होता तो शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल दे रहे हैं, तो एक विद्यार्थी के लिए कितनी पेंसिल दी जाती? शिक्षक को 3 पेंसिल। अगर 2 विद्यार्थी होते पूरी कक्षा में, तो एक विद्यार्थी को पेंसिल मिलनी है 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या 3 होती, कितनी होती? 3, तो हम प्रत्येक विद्यार्थी को 3-3 पेंसिल मिलनी थी, तो ये 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या 3 है और प्रत्येक शिक्षार्थी को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या 3 है, तो 3 की गुणा 3 से कर देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर कक्षा में शिक्षार्थी 2 है और एक शिक्षार्थी को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या है 3, 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, कुल पेंसिलें 6 बटेंगी पूरी कक्षा में। अब देखिए, ऐसी अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 4 हो, तो उस कक्षा में कुल कितनी पेंसिलें दी जाएंगी शिक्षक द्वारा? हम 3 की गुणा 4 से कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल मिलनी है, तो 3 चौक 12 पेंसिल मिलेंगी पूरी कक्षा में। शिक्षक 12 पेंसिल पूरी कक्षा को बांटेंगे। अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 5 है और हमें पेंसिलों की संख्या निकालनी है, तो हम उस 3 को प्रत्येक शिक्षार्थी को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या की गुणा कर देंगे शिक्षार्थियों की कुल संख्या से। 5 या 15 पेंसिल कक्षा में बटेंगी। इसी प्रकार प्रश्न में हमसे बताया गया है कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या x है, तो हमें बताना है शिक्षक द्वारा पूरी कक्षा में कुल कितनी पेंसिलें दी जाएंगी। तो कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या को हमें गुणा करनी है प्रत्येक शिक्षार्थी को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या से। तो 3 की गुणा अगर हम x से करेंगे, ये एक संख्या है, ये एक अचर संख्या है, ये एक अक्षर संख्या है, दोनों की गुणा करेंगे तो 3x लिखेंगे, बीच में से गुणा का चिन्ह हटा देते हैं। तो शिक्षक द्वारा पूरी कक्षा में बांटी गई पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 3x, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या अगर x हो तब। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हम जब इसका उत्तर लिखेंगे तो एक तालिका का सहारा लेंगे। तो उत्तर लिखते हैं, उसके लिए हम एक तालिका बना देंगे। तालिका बनाएंगे, इस तालिका में हम 2 पंक्तियां रखेंगे और कुछ स्तंभ रख लेंगे यहां पर। कुछ कॉलम बना लेंगे इसके। ठीक है। और पहली पंक्ति में हम लिखेंगे कक्षा में शिक्षार्थी।
कक्षा में शिक्षार्थी, कक्षा में शिक्षार्थी, और यहां लिखेंगे कुल पेंसिल, कुल पेंसिल। अब देखिए अगर कक्षा में एक शिक्षार्थी होगा तो पेंसिलों की संख्या होगी जितने कक्षा में शिक्षार्थी हैं उनकी गुणा कर देंगे प्रत्येक शिक्षार्थी को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या से, या प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या से गुणा कर देंगे हम कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या से। तो उस कक्षा में एक शिक्षार्थी है तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 3 अगर कक्षा में 2 शिक्षार्थी होंगे तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 3 की गुणा 2 से कर देंगे, 3 दूनी 6। अगर कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या 3 है तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 3 की गुणा 3 से करने पर 9। इसी प्रकार अगर कक्षा में प्रश्न में बताया गया है विद्यार्थियों की संख्या x है तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 3 की गुणा अगर हम x से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3x। तो हमें प्रश्न में बताना था कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे अतः शिक्षक शिक्षक शिक्षार्थियों को 3x पेंसिल देते हैं, पेंसिल देते हैं। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। हमें प्रश्न संख्या 2 में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थान में हमें बीज का प्रयोग करना है। अब ये बीज क्या होता है, इन अक्षर संख्याओं को देखिए, ये अंक रहते हैं, अंक मतलब संख्याएं, अंकों से संख्याएं बनेंगी 1 2 3 4, ये अंक रहेंगे, अंकों से संख्या बनेंगी। और जो अक्षर संख्या रहती है, अक्षर संख्या जो रहती है जैसे ए बी सी और डॉट डॉट एक्स बाई जेड, इन्हें अक्षर संख्या कहा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को, ए वे से, ये सब बीज कहलाते हैं। इन अक्षर संख्या को ही बीज कहा जाता है। तो इन रिक्त स्थान में हमें अपनी स्वेच्छा से किसी बीज का उपयोग करना है और उस बीज का उपयोग किस संख्या के लिए किया गया है वो भी बताना है। अब देखिए 12 में 5 जोड़ने पर 17 आ गया है, तो अगर इस 12 के स्थान पर किसी बीज का उपयोग हमें करना है कि जैसे हम लिख देंगे a में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, और यहां पर a किस संख्या के स्थान पर लिखा गया है, a बराबर लिखा गया है 12 के, 12 के स्थान पर हमने बीज a का उपयोग किया है यहां पर। अब देखिए अगला रिक्त स्थान, यहां पर 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 आएगा। अब अगर हम 40 में से कोई बीज घटा दें, जैसे x घटा दें, कोई भी अक्षर संख्या लिख सकते हैं, 40 में से x घटाएंगे 17 आएगा, तो x के स्थान पर क्या संख्या होगी, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर ये आना था 30, 17 नहीं है, यहाँ पर है 30। मैं एक मिनट बुक में चेक कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पर है, ये है हमारा 30, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 30 है। तो 40 में से कौन सी संख्या घटाएंगे जो 30 आ जाएगा, तो उसके स्थान पर हमने x लिख दिया है। x किस संख्या के स्थान पर आया है, x बराबर 10 के, यहाँ पर संख्या 10 के स्थान पर हमने एक बीज अक्षर संख्या का उपयोग किया है। अब अगला प्रश्न देखिए तीसरा, 40 की गुणा 6 से, देखिए ये भी यहाँ पर मिसप्रिंट है, केवल 4 है, 4 की गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 24। तो हम इस 4 के स्थान पर कोई बीज संख्या, जैसे हम मान लेते हैं 22, अगर 22 की गुणा 6 से करेंगे 24 आएगा, तो 22 के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, जिसकी गुणा 6 से कर दे 24 आ जाएगा, y के स्थान पर संख्या होगी 4, तो y का उपयोग हमने संख्या 4 के स्थान पर किया है। अब आगे देखिए, 5 से 35 को भाग करते हैं तो आता है 7, तो अब इस खाली स्थान में हम किसी बीज संख्या का उपयोग करते हैं, जैसे हमने यहां पर मान लिया है b, तो जब 35 को b से भाग करेंगे 7 आएगा, तो b के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 5, 5 से जब 35 को भाग करेंगे तभी तो 7 आएगा, तो हमने इस संख्या 5 के स्थान पर ही b का उपयोग किया है। तो b के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए थी, 5। तो प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें दिए गए रिक्त स्थानों में किसी बीज का उपयोग करना था, अर्थात अक्षर संख्याओं का हमें उपयोग करना था।
प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में बताया गया है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। रहीम के पास कितने रुपए थे? 10। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। हमें बताया नहीं गया है कि कितने रुपए उसने दिए हैं। उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब प्रश्न में हमें बताया गया है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए और उसके पास कितने रुपए शेष बचे, इसे अक्षर संख्याओं की सहायता से हमें व्यक्त करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं, रहीम के पास रुपए, रहीम के पास रुपए, कितने रुपए थे रहीम के पास? 10। रजिया को, रजिया को रुपए दिए, रुपए दिए। तो रहीम ने रजिया को कुछ रुपए दिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब कुछ हमें राशि तो ज्ञात नहीं है कि कितने रुपए दिए हैं, तो जब जो राशि हमको ज्ञात नहीं होती उसके स्थान पर हम अक्षर संख्या का उपयोग करते हैं। तो यहां पर जैसे हम मान लेते हैं x रुपए रहीम ने रजिया को दे दिए। अब उसके पास कितने शेष रुपए बचे, तो लिख देंगे रहीम, रहीम के पास शेष रुपए, शेष रुपए। अब देखिए रहीम के पास 10 थे, उसने x रुपए रजिया को दे दिए, अब उसके पास कितने बचे होंगे? ये शेष वाली संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे समझिए। रहीम के पास जैसे 10 रुपए थे, उसने 5 रुपए दे दिए रजिया को, 5 रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने बचेंगे? जितने रुपए उसके पास थे उसमें से जितने रुपए उसने दिए हैं उनको घटा देंगे तो आ जाएगा 5। अब उसके पास कितने बचे होंगे? शेष 5। इसी प्रकार रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने एक्स रजिया को दे दिए। अब हमें शेष धनराशि बतानी है, रहीम के पास कितने हैं। तो जितने रुपए उसके पास थे उस संख्या में से माइनस कर दीजिए जितने रुपए उसने रजिया को दे दिए हैं। अब देखिए 10 में से x तो विभा माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये अंक संख्या है और ये एक अक्षर संख्या है, तो ये विभाजित नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही लिख रहने देंगे 10 माइनस एक्स। तो रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने एक्स रजिया को दिए, तो शेष कितने बचे हैं? 10 माइनस एक्स रुपए उसके पास शेष बचे हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। प्रश्न में बताया गया है बगीचे में कुछ पेड़ थे, पेड़ों की संख्या नहीं दी गई है। तो यहाँ यह अज्ञात राशि है, हमें पता नहीं है पेड़ कितने हैं बगीचे में, तो इसके स्थान पर हम अक्षर संख्या का उपयोग करेंगे। फिर आगे देखिए, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। बगीचे में 50 पेड़ और लगा दिए, जितने भी थे उसमें 50 लगाने के बाद पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से हमको व्यक्त करना है। तो बगीचे में कुछ पेड़ बताए हैं, पेड़ों की संख्या नहीं दी गई है, तो यह अज्ञात राशि है। हम इसके स्थान पर अक्षर संख्या का उपयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं, माना बगीचे में, बगीचे में पेड़ों की संख्या, पेड़, पेड़ों की संख्या हमने मान ली है x। पेड़ कितने हैं बगीचे में? x। 50 पेड़ और लगा देने के बाद पेड़ों की संख्या आ गई है 120। तो फिर आगे लिखते हैं 50 पेड़, 50 पेड़ों को और लगा देने पर, और लगा देने पर बगीचे में कुल पेड़, बगीचे में कुल पेड़, अब बगीचे में कुल पेड़ हो गए हैं 120। अब ये 120 संख्या कैसे आई होगी? जितने पेड़ बगीचे में पहले थे उसमें जो और पेड़ लगाए गए हैं उस संख्या को जोड़ने के बाद ही ये 120 आया होगा। अब यहां पर हम इसे जब अक्षर संख्याओं द्वारा व्यक्त करेंगे, तो x पेड़ बगीचे में पहले से थे, उसमें 50 पेड़ और लगा दिए, तो पहले वाले पेड़ों की संख्या और जितने पेड़ और लगाए हैं उन दोनों को जोड़ेंगे, तभी तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? 120। तो हमने इस कथन को एक अक्षर संख्याओं द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। अगर हमें पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी हो तो बताइए x के स्थान पर कौन सी संख्या रखे जिसमें 50 जोड़े और 120 आ जाए। तो जब यहाँ 70 होगा और 70 में 50 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। तो पेड़ों की संख्या कितनी थी बगीचे में? 70, क्योंकि 70 में 50 जोड़ेंगे तभी आएगा 120। तो हमें केवल इस कथन
को बीज अक्षर संख्याओं के रूप में व्यक्त करना था, तो वो हमने कर दिया है। पेड़ों की संख्या नहीं बतानी थी। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तिल्लियों से बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का उपयोग कीजिए। अब देखिए, अक्षर n को और m को बनाने के लिए प्रत्येक प्रतिरूप को तिल्लियों से बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात करना है हमें। देखिए, अगर हमें n का एक प्रतिरूप बनाना है, n को बनाना है, तो कितनी तिल्लियां लगेंगी इसमें? एक, दो, तीन। एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीन तिल्लियां लगती हैं। और m का एक प्रतिरूप बनाने के लिए एक, दो, तीन और चार, चार तिल्लियां लगती हैं। तो m के विभिन्न प्रतिरूप बनाने के लिए हमें एक नियम लिखना है, तिल्लियों की संख्या के लिए एक नियम लिखना है, और उस नियम लिखने के लिए एक चर का उपयोग करना है। अब ये चर क्या होता है? अक्षर संख्याओं को चर भी कहा जाता है, बीज भी कहा जाता है, अक्षर संख्या भी कहा जाता है और चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब m के प्रतीक बनाएंगे, लिखेंगे अक्षर n के प्रति प्रतिरूप में तिल्लियों की संख्या के लिए नियम, तिल्लियों की संख्या के लिए नियम। फिर हम m के लिए बनाएंगे इसी प्रकार। तो सबसे पहले हमको बना लेनी है एक तालिका, और इस तालिका में हम रखेंगे दो पंक्तियां और कुछ स्तंभ रहेंगे। देखिए, कुछ कॉलम बना लेंगे। ठीक, पहली पंक्ति में हम लिखेंगे n के प्रतिरूपों की संख्या, प्रतिरूपों की संख्या, और यहां पर लिख देंगे तिल्लियों की संख्या। दूसरी पंक्ति में तिल्लियों की संख्या। अब देखिए, अगर n का एक प्रतिरूप बनाना है तो एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीन तिल्लियां लगती हैं, एक, दो और तीन, तीन तिल्लियां लगी। दो प्रतिरूप बनाने के लिए तीन और तीन कितनी हो जाएंगी? छह, ये हो जाएंगी छह। और अगर n के तीन प्रतिरूप बनाने होंगे तो तीन, तीन छह और तीन और बढ़ जाएंगी नौ। इसी प्रकार अगर चार प्रतिरूप बनाने होंगे तो यहां पर तीन और बढ़ जाएंगी, बारह आ जाएंगी। अब देखिए, जो तिल्लियों की संख्या आ रही है, इनका संबंध अगर हम प्रतिरूपों की संख्या से करें, तो देखिए एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीन तिल्लियां लगती हैं, तो तीन की गुणा एक से करने पर तीन आ गया। प्रतिरूपों की संख्या दो है और एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीन तिल्लियां लगती हैं, तो तीन दूनी छह आ गया। फिर अगर प्रतिरूपों की संख्या तीन है और एक प्रतिरूप बनाने के लिए तिल्लियां लगती हैं तीन, तो तीन तिया नौ हो जाएगा। फिर प्रतिरूपों की संख्या अगर चार है और एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीन तिल्लियां लगती हैं, तो चार तिया बारह हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर प्रतिरूपों की संख्या, अगर हम मान लेते हैं x, कोई चर मान लेते हैं, तो उसमें तिल्लियों की संख्या के लिए एक नियम आ जाएगा कि जितनी तिल्लियां हैं, ये प्रतिरूपों की संख्या है, इनकी गुणा करनी है हमें एक प्रतिरूप को बनाने के लिए कितनी तिल्लियां लगती हैं उस संख्या से। तो तीन की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x। तो ये n के विभिन्न प्रतिरूपों में तिल्लियों की संख्या निकालने के लिए एक नियम आ गया है। जितनी तिल्लियां होंगी उतना ही x के स्थान, जितने प्रतिरूप हमें बनाने हैं उतना ही x के स्थान पर रख देंगे। अगर आपसे कोई पूछे अगर 10 n के प्रतिरूप बनाने हैं तो कितनी तिल्लियां लगेंगी, तो x के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 की गुणा 3 से हो जाएगी तो 30 आ जाएगा, 30 तिल्लियां लगेंगी। इसी प्रकार अगर 50 प्रतिरूप बनाने हैं n के, तो कितनी तिल्लियां लगेंगी? x के स्थान पर 50 रख देंगे, 50 की गुणा 3 से करेंगे, 150 आ जाएगा, 150 तिल्लियां लगेंगी। अब इसी प्रकार हमें एक नियम बनाना है प्रतिरूप m के लिए, अक्षर m के लिए। तो उसके लिए भी हम तिल्लियां बना लेंगे। पहले यहां लिख लेते हैं अक्षर m के प्रति रूप में तिल्लियों की, तिल्लियों की संख्या के लिए, संख्या के लिए नियम, और यहां भी नियम लिख लीजिए।
और इसके लिए हम जिससे जैसे n के लिए किया था उसी प्रकार m के लिए भी करेंगे। एक तालिका बना लेंगे जिसमें स्तंभों की पंक्तियों की संख्या रहेगी 2। कुछ स्तंभ बना लेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में लिखेंगे m के प्रतिरूपों की संख्या। प्रतिरूपों की संख्या, तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या। अब देखिए m का एक प्रतिरूप बनाने के लिए, एक m बनाने के लिए कितनी तिल्लियां लगेंगी? 1, 2, 3 और 4। एक प्रतिरूप बनाने के लिए 4 तिल्लियां लगती हैं। 2 प्रतिरूप बनाएंगे तो 8 तिल्लियां लगेंगी। 3 प्रतिरूप बनाएंगे तो 12 लगेंगी। अब इन प्रतिरूपों की संख्या और तिल्लियों की संख्या में एक संबंध है कि जितने प्रतिरूप बनाएंगे उनकी गुणा 4 से करेंगे तो तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। एक की गुणा 4 से करने पर 4। 2 प्रतिरूप बनाए हैं और एक प्रतिरूप बनाने में 4 तिल्लियां लगती हैं तो 4 दूनी हो जाएंगे 8। प्रतिरूप बनाए हैं 3 और एक प्रतिरूप बनाने के लिए 4 तिल्लियां लगती हैं तो 4 तिया हो गया 12। इसी प्रकार अगर प्रतिरूपों की संख्या 4 है तो तिल्लियों की संख्या 4 चौक हो जाएगी 16। अगर तिल्लियों की संख्या को अगर एक चर राशियों से प्रतिरूपों की संख्या को एक चर से प्रदर्शित करें, जैसे n से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, छोटे n से, तो तिल्लियों की संख्या कितनी होगी? एक प्रतिरूप को बनाने के लिए 4 तिल्लियां लगती हैं। 4 की गुणा कर देंगे हम प्रतिरूपों की संख्या n से, तो ये आ जाएगा 4n। तो एक नियम आ गया है हमारा 4n। तो जितने प्रतिरूप हमें बनाने हैं उस संख्या को n के स्थान पर रख देंगे। जैसे 20 प्रतिरूप बनाने हैं तो 20 रख देंगे n के स्थान पर। 20 की गुणा 4 से होगी तो 80 तिल्लियां लगेंगी अगर हमें 20 प्रतिरूप बनाने होंगे तो ये नियम आ गया है m के प्रतिरूपों को बनाने के लिए लगने वाली तिल्लियों की संख्या के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारी 5 कंप्लीट हो चुकी है और अभ्यास 5A भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास के साथ 5B के साथ।